लखीमपुर खीरी चीनी का कटोरा कहा जाता है। सपा सरकार ने गन्ना किसानों की जिंदगी में कड़वाहट डोल दी। तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के साझादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है कांग्रेस उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। सपा कांग्रेस वालों, क्या सत्ता में आए राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? अजय मिश्रा टेनी जी को भारी बहुमत से संसद में भेजना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के खास पॉलिटिकल शो इंडियन पॉलिटिकल लीग में। जैसा आप सभी को पता है कि रिपब्लिक भारत की टीम लोकसभा चुनाव 2024 में देश का मिजाज जानने के लिए हर एक सीट पर पहुंच रही है और आज हम पहुंच चुके हैं एक बेहद खास सीट लखीमपुर खीरी में। आखिर लखीमपुर खीरी के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता का क्या मिजाज है, ये आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और हमारे साथ न सिर्फ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे, साथ ही होगी लखीमपुर खीरी की वो जनता जो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अहम रोल यहाँ पर अदा करने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको उन तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों से परिचय मैं आपका करा दूं। हमारे साथ यहाँ पर सुनील सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शशांक यादव साहब हैं, पूर्व एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष यहां पर रखेंगे। दीपक बाजपेयी साहब हमारे साथ यहां पर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जेपी मिश्रा जी सीपीआई प्रत्याशी जो खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ होंगे। और पूरी तस्वीरें दिखा दीजिए यहां पर लखीमपुर की वो शानदार जनता जो आज इस लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें अपना अहम रोल अदा करेगी। और इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। यह शानदार कार्यक्रम जो होगा वो आप सभी की बदौलत होगा। लेकिन मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, सबसे पहले जरूरी है लखीमपुर जो कि चीनी का कटोरा कहा जाता है, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो है वो यहां से आते हैं। आखिर कौन से वो मुद्दे हैं, क्या वो तमाम चीजें हैं जो सबसे अहम बनाती है, समीकरण क्या है आखिर लखीमपुर खीरी के, इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी को भले ही चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ की चीनी सियासत में मिठास नहीं घोल पा रही। हालात ये है कि 24 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से अजय कुमार तीसरी बार मैदान में है। कुछ मुद्दों पर लोग इनसे नाराज भी हैं, लेकिन वो लोग भी मोदी के चेहरे पर ही वोट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ से बीजेपी काफी आगे है। ये कहूँगा गठबंधन का जोर है। विपक्ष इस समय उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए लोग कह रहे हैं फिर भी बीजेपी ठीक है, चलो इनको वोट दे देते। ये माहौल लखीमपुर में तो हम लोग को यही देखने को मिला। मोदी जी के नाम पे ही सारा वोट है। मोदी जी ने कहा कि 400 पार, तो पूरा हमारे लखीमपुर की जनता उनका पूरा सपोर्ट कर रही है। खीरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय कुमार का मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा से है। खीरी में ब्राह्मण के साथ साथ कुर्मी वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में है। यही वजह है कि कांग्रेस और एसपी ने मिलकर उत्कर्ष वर्मा को मैदान में उतारा है। हालांकि खीरी के पूर्व सांसद बाल गोविंद वर्मा और उषा वर्मा के बेटे रवि वर्मा टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं, जिससे इंडी के प्रत्याशी को आपसी कलह का सामना करना पड़ सकता है। खीरी में बीएसपी ने अंशय कालरा को अपना उम्मीदवार बनाया। अंशय कालरा पंजाबी समाज से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका व्यवसाय भी काफी अच्छा है। अंशय पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। खीरी में काफी समय से बीएसपी का कैडर वोट खिसककर बीजेपी में चला गया था। ऐसे में देखना होगा कि बसपा के प्रत्याशी अपने परंपरागत वोट को कितना अपने खाते में लाने में कामयाब होते हैं। लखीमपुर खीरी व्यावसायिक नजरिए से भी काफी अहम है। यहाँ व्यापारियों का अच्छा खासा कारोबार फैला है। लखीमपुर जिले से नेपाल की सीमा भी लगती है। ये किसान बाहुल्य इलाका है, क्योंकि यहाँ की 85% आबादी गांव में ही रहती है। लखीमपुर गन्ना की खेती में भी अव्वल है। यही वजह है कि यहाँ करीब 9 चीनी मिल है। लखीमपुर खीरी इलाके को यूपी का चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन
सपा सरकार ने मेरे गन्ना किसानों की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। ऐसे में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद हवा मोदी योगी की चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर खीरी से अजय कुमार जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या बीजेपी लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से हैट्रिक लगा पाएगी, या समाजवादी पार्टी जो पिछले 2014 के चुनाव के बाद इंतजार कर रही है, क्या उनकी वापसी होगी, या फिर बहुजन समाज पार्टी या सीपीआई? आखिर किसके दावे वादों में दम है? सबसे पहले शुरुआत जो है वो महिला शक्ति के साथ यहां पर कर रहा हूं। मैडम, क्या नाम है आपका? तृप्ति अवस्थी। अवस्थी जी, बताइए सवाल क्या है और मुद्दे क्या है इधर लखीमपुर खीरी? देखिए, मुद्दा ये देश का चुनाव है, इसलिए मुद्दे बहुत बड़े हैं। बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा, चंदे में जो धंधा किया गया है वो सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज आम आदमी जिसने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है वो अपनी जान के लिए परेशान है। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा है? मुद्दा है महिला सुरक्षा का, और बाकी जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके रोज पेपर लीक होते हैं। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए नारा लगाते श्री राम का। ठीक है, सवाल बोलो। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हम नौजवानों की प्राथमिकता है। पिछले 6 सालों से नई प्राथमिक भर्ती कहीं पे भी नहीं आई है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से पेट की परीक्षा करा रहे हैं, कोई भी रोजगार नहीं। और सर, आए दिन पेपर लीक का, भी कल ही नीट का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक, कानून व्यवस्था, ये बड़े मुद्दे हैं। भाई साहब, बेरोजगारी की बात इन्होंने की। पहले नौकरी बिक जाती थी, आज कम से कम कुछ भी हुआ तो फेर तो हो रहा है, आगे चल के भी कार्रवाई कम से कम हो रही है। मैं शुरुआत सुनील जी सबसे पहले आप ही के साथ यहाँ पर कर रहा हूँ। आपने महिलाओं को भी सुन लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे बड़ा वो मुद्दा है जिसे लेकर आप लोग और जो है मैदान में उतरे हुए। बोलिए, जवाब दीजिए। निसंदेह किसानों की जो समस्याएं हैं, चूंकि व्यवस्था इन लोगों की सरकारों से बिगड़ी हुई है, हमारी सरकार ने काफी सुधार किया है। किसान तो रोजगार पे पूछ रहे हैं, वो तो कानून व्यवस्था पे पूछ रहे हैं। किसानों के बारे में हाँ, नहीं, वो किसानों पर भी आ जाएंगे, वो भी बता दीजिए। हाँ। हमारी सरकार लगातार रोजगार देने के लिए सजग है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कौशल विकास योजना और अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है और उनके लिए तरह तरह के रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, अभी तो उनको जीवन पार्जन कैसे करें, जीवन पार्जन का वो भी होता है। यादव साहब, मैं चाहता हूं इस पर जवाब दें। ठीक है, क्योंकि जनता ने वो भी सवाल उठा दिया। वो कह रहे हैं कि कम से कम ये कार्रवाई तो कर रहे हैं पेपर लीक होने पे, पूर्व वाले तो कार्रवाई भी नहीं करते थे। जी, बात जनता के जो सवाल है कि आत्मा वही है कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या एक मुद्दा है, नौजवानों की जिस तरीके से 22,000 पिछले 10 साल में नौजवानों ने एनसीआरबी जो बोल रही है कि आत्महत्या करी है बेरोजगारी को लेकर, ये वो सारी चीजें मिलते मिलते आज एक इतना बड़ा क्लाउड क्रिएट हो गया है जी कि सीधे सीधे ये चुनाव नहीं रह गया, रेफरेंडम में बदल गया है। एक तरफ वो लोग जो मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो पूरी ताकत से मोदी जी को चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग जो किसी भी कीमत पे मोदी जी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज मोदी जी आरएसएस और भाजपा से भी ऊपर हो चुके हैं, इतना बड़ा उनका कद हो चुका है, और लेकिन जनता उनकी अप्रोच से परेशान हो चुकी। आम आदमी तो फिर ये हालात हो गए क्या यादव साहब कि जो कद है वो इतना बड़ा हो गया कि बाकी पार्टियां जो हैं वो तो काउंटर ही नहीं कर पा रही है? क्या ये सिचुएशन हो गई है क्या? और मैं वाजपेयी साहब आपका कमेंट चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, मुझसे मेरा सवाल करें। जी, आपने मेरे नहीं बोलिए, दिस इज नॉट राइट। हाँ, बोलिए ना, दिस इज नॉट राइट। नहीं, बोलिए। आप मेरे सवाल को इन पर पास ऑन नहीं कर सकते। अच्छा, बोलिए ना, बोलिए। और मैं उनसे तो पूछूंगा, उनसे पूछूंगा। हाँ, बोलिए। सीधी सी बात, उन्होंने अपने आप में उनकी जो समझदारी है, अपना कद इतना ऊपर उठा लिया है, जिस तरीके से साइडलाइन किए गए हैं टॉप लीडरशिप, चाहे वो गडकरी साहब हो चाहे दूसरे लोग हों, जिस तरीके से साइडलाइन हो रहे हैं, और कल का उसका एक नतीजा है कि आज जो तारीख ये हुई है कि पहली बार शायद हर गांव में केवल 12 मिनट का भाषण देके गए हैं। ठीक है, मैं ये इस बात को मुझे लगता है कि वाजपेयी साहब आप कंप्लीट करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि सहयोगी हैं, चुनाव भी साथ मिलकर लड़ रहे हैं, क्या ये स्थिति हो गई है कि इमेज इतनी बड़ी हो गई है कि बाकी लोग काउंटर नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये इतनी स्थिति आ गई है? प्लीज। शायद आप सही कह रहे हैं कि स्वयंभू तौर पर वो इतने बड़े हो गए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, आज आरएसएस कहीं नहीं है। आज 24 का ये चुनाव
मोदी सरकार बनाम जनता का हो गया है। हाँ। और जब जनता चुनाव अपने सर पर लेती, अपने कंधों पर लेती है, हाँ। तो चुनाव जन सरोकारों पर होता है, प्रधानमंत्री जी या किसी भी नेता के झूठे वादों पर नहीं होता है। झूठे वादे, ठीक है मिश्रा जी जरा सीपीआई के लिए कोई स्कोप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सीपीआई ने बड़े बड़े आंदोलन इस जनपद में किए हैं। हाँ। हम लगातार आंदोलन करते रहते हैं, जनता के साथ मिलकर लड़ते रहते हैं। हाँ। हम लोग बदलाव की आहट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। जनता एकदम बदलाव चाहती है। ठीक है। इनके दोनों प्रत्याशी जनता के मुद्दों पर कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं। हाँ। अतः जनता इनको नकारने जा रही है। हाँ, ठीक है, बदलाव चाहती है। जरा इधर आ जाइए, जरा इधर के लोगों से थोड़ा जान लेते हैं, जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की मैं बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में कितना अंतर है। 2015 में जिस समय समाजवादी पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी, 16,000 लेखपालों की भर्ती के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने वैकेंसी निकाली थी और 2016 में पूरी तरीके से उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। और उसके बाद आज अभी आपने देखा होगा कि कोई भी वैकेंसी किसी भी प्रकार की नहीं निकाली जा रही और यही काम मुलायम समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया था। जो कंडक्टर की भी पोस्टिंग, महिलाओं की पोस्टिंग करके ये पहला काम समाजवादी पार्टी बदलाव चाहती है। जी, जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। मैं आपके माध्यम से ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप ही के माध्यम से जब कोविड का कोरोना काल चल रहा था तो मोदी जी ने ताली बजवाई थी, थाली बजवाई थी, वैक्सीन के टीके लगवाए थे। उस टाइम मोदी जी के उस वैक्सीन के टीके पे जो कार्ड बनता था उसमें मोदी जी की फोटो होती थी। आज वो फोटो गायब क्यों हो गई? जी बिल्कुल, देखिए जनता बहुत परेशान है। 10 सालों से उन्होंने त्रस्त करके रखा है। जनता निश्चित ही बदलाव होने जा रहा है सीट पे। और मैं आपको स्थानीय मुद्दा बता दूं, 10 साल हो गए हैं हमारे यहाँ हार्ट का डॉक्टर नहीं, हार्ट का कोई भी ये समस्या है। सुनील जी जरा जवाब दे दीजिए। स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास भी। वो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हो जिसके लिए डंका पूरे देश में बदला, आयुष्मान भारत का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है। निसंदेह हाँ, जटिल समस्या है। हाँ। और हमारी सरकार बिल्कुल सजग है। हाँ। चूंकि अभी तक आपको पता है कि केवल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे। हाँ। और हमारी सरकार जब से आई 68 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। हाँ। अब जल्दी डॉक्टर आने लगे, सभी समस्या का जल्दी निदान हो जाए। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। जरा इधर आ जाइए अजय, क्या हालात है जरा बता दीजिए, सवाल बोलिए। हम ये प्रख्याति जी से पूछना चाह रहे हैं कि इतनी घनी आबादी हमारे भारत देश की थी, अगर हमारे मोदी जी नहीं होते, वैक्सीन हमारे लोगों को नहीं दिए होते, तो आज क्या जनता हम लोग उपस्थित होते? ये जो बता रही हैं। और ये सफाई कहाँ थे उस समय जब कोरोना था? हमारे भाजपा के सारा एक एक बच्चा इन सभी की सेवा। यादव जी से पूछेंगे। और सवाल बोलिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब राम मंदिर का निमंत्रण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गया था, वो वहाँ पे नहीं गए थे और एक अपराधी की मयत में जाने के समय था और राम मंदिर में जाने। शशांक यादव जी के लिए 2 सवाल आ गए। शशांक यादव जी जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का न्योता आता है तो ठुकरा देते हैं और माफियाओं को गले लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर हमला बोला कि 2 लड़के जो है वो माफियाओं को गले लगाते हैं। वाजपेयी जी इससे जवाब आपसे भी लूंगा, यादव जी से भी लूंगा। जिस माफिया के जाने की ये बात कर रही है, पहले तो नाम स्पष्ट कर देती है। अगर ये मुख्तार अंसारी के लिए कह रही है, मुख्तार अंसारी और अतीक दोनों का जिक्र कर रहे हैं। वो तो अतीक में तो गए नहीं। हाँ। और मुख्तार अंसारी के बारे में शायद इन लोग को मालूम नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान, हाँ। उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान, हाँ। जिन्होंने कश्मीर को बताया था। हाँ। और उनकर भी जो बताया जा रहा है। हाँ। कि वहां पर जो जाने की बात की जा रही है, आफ्टर ऑल वो भी तो लेजिस्लेचर थे। हाँ। अगर ये सत्ता में करते कि जनता ने हमें चुना है। हाँ। और इसलिए हम जो कर रहे हैं 10 साल से सही कर रहे हैं। हाँ। वो भी तो लगातार जनता से जीत रहा था। हाँ। तो आप 2 पैरामीटर्स नहीं रख सकते कि किसी को आप माफिया बता दें। हाँ। और जहां तक रह गई बात मंदिर के बात की, मंदिर आस्था का अगर मन है तो मेरे दिल का मन है। हाँ। आपके बुलाने या न जाने पे आप मेरा टाइम टेबल थोड़ी तय करेंगे। हाँ। जब मुझे हमारा टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं करेगा, वो ये कह रहे हैं। और वाजपेयी साहब वो कह रहे हैं, जो मैंने इसका जिक्र भी किया, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए और बड़ा हमला बोले कि 2 लड़के जो हैं वो तो माफियाओं को गले लगाते थे। वो गठबंधन है यहाँ पर, बोलिए।
कांग्रेस पार्टी ने कभी माफियाओं को गले नहीं लगाया। मुख्तार अंसारी के बारे में समाजवादी पार्टी के एमएलसी साहब ने जवाब आपको दिया। बोलिए। दूसरा, राम मंदिर के निमंत्रण की बात अगर आप कर रहे हैं, मैं अपनी बहन पारुल जी से आपके मंच के माध्यम से इस देश की जनता से और भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल उन्होंने इस देश के, भारत देश के शंकराचार्यों से पूछा कि वो राम मंदिर के उसमें क्यों नहीं? मेरा जवाब पूरा ले लीजिए। बोलिए ना। क्या उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्री से यह सवाल पूछा कि वो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? क्या उन्होंने देश के रक्षा मंत्री से पूछा कि वो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? बाकी मैं बता देता हूं कि हम लोग उस कार्यक्रम में क्यों नहीं गए। हम लोग सब अयोध्या जाते रहे हैं, जाते हैं और जाते रहेंगे, लेकिन अगर कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के इवेंट के रूप में हो रहा है तो हम क्यों उसमें जाएं? ठीक है। मैं सुनील जी के पास वापस आऊंगा। जरा इधर आ जाइए अजय। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमें कौन होती है ये बताने वाली कि हमें कब जाना है नहीं जाना है। सवाल बोलिए। ये कैसे बताएंगे जब इनको निमंत्रण मिल गया था? सभी राजनीतिक दलों को, विपक्षी के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, इन्होंने सीधे नकार दिए। यहाँ तक कि जो बात आई थी कोरोना वैक्सीन जब लग रही थी तो चाहे अखिलेश यादव हो या विपक्षी के जो भी नेता, सबने मना किया था, जबकि वैक्सीन से पूरा देश सबकी जान बची। जबकि अन्य देशों की स्थिति, चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, कितनी लाशें हुई वहां पे, लेकिन माननीय मोदी जी ने राम मंदिर पे वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी आस्था का विषय है। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपने वक्त के हिसाब से जाएंगे। डिम्पल यादव ने कहा अपने वक्त के हिसाब से जाएंगे। आप कौन होते बताने वाले? और वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री के बारे में किसने पूछा? जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, उसको देश छोड़ देना चाहिए और पलायन कर जाए यहाँ से। हिंदुस्तान में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो चला जाए यहाँ से, कोई आवश्यकता। सुनील जी जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अपने नेताओं से आप सवाल नहीं पूछते हैं। अगर आपकी पार्टी से कोई नहीं जाता है, शंकराचार्य पर जो है वो सवाल उठा देते हैं, उन पर आप लोग सवाल नहीं करते हैं। फिर पहली बात तो आप सभी को जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम था। जो लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बता रहे हैं वो अनभिज्ञ हैं, उनको अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहिए। ठीक है। जरा इधर कह रहे बौद्धिक क्षमता बढ़ानी चाहिए। कह रहे कि वो कौन होते हैं? अगर आमंत्रण आया था उसे जाने में क्या दिक्कत थी? और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आगे आ जाइए भाई साहब। वो कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर आमंत्रण मिला था चले जाते, माथा झुका लेते, क्या दिक्कत थी? शंकराचार्य जी लोगों ने क्यों बहिष्कार कर दिया था? शंकराचार्य जी लोगों ने क्यों बहिष्कार कर दिया था? अगर बीजेपी का ये कार्यक्रम नहीं था, वो जाते या नहीं जाते? इसीलिए उन्होंने बहिष्कार किया, क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम था, आरएसएस का कार्यक्रम था। सर भैया भाई साहब सुनो, मैं समाजवादी पार्टी का सदर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मैंने 1,500 रुपया चंदा दिया था जब आए थे योगेश वर्मा जी हमारे घर पर। वो हमारे, देखिए राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है, वो दूसरी मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर चुनाव जो है जनता, विकास, महंगाई, इस पर चलनी चाहिए। हम तो समाजवादी पार्टी, हमने 1,500 रुपया चंदा दिया था, योगेश वर्मा जी हमारे घर पर आए थे, तो इसका मतलब हम क्या अब राम को नहीं मानते हैं? सवाल ये है, जैसे अभी बहुत देर से हम बहस सुन रहे थे कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। एक हम ठाकुर परिवार से आते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा वालों से कि जो इनके में जो अपराधी है, माफिया इस तरीके के, वो जाते कौन सा ऐसा मशीन वॉशिंग लगा रखे, वो धुल के साफ हो जाते, वो राम के हो जाते। ठीक है सुनील जी जवाब देंगे उसका। उससे पहले मैं जेपी जी को भी जरा चर्चा में लेके आऊं। जेपी जी जरा ये बता दीजिए, महंगाई का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये मुद्दे हैं। देखिए, जनता तो राम मंदिर के मसले पर ज्यादा बात कर रही है। वो कह रही है कि वो लोग ही दिख ही नहीं रहे हैं जिन्हें आमंत्रण मिला था। बोलिए प्लीज। देखिए ऐसा है, बिल्कुल ये आस्था का प्रश्न है। जनता महंगाई, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों पे बात करना चाहती है जी। ये सदैव भटकाव की स्थिति सामने लाते हैं। इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। राजनीति में धर्म को घुसेड़ते हैं। राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है। ये जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, ये सदैव जय श्री राम चिल्लाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। राम के नाम पर राजनीति कर रही है। सुनील जी जरा जवाब दे दीजिए, राम के नाम पर क्या राजनीति हो रही है? जवाब दे दीजिए। राम कभी हमारे घोषणा पत्र में नहीं रहे, हमारे प्रतिज्ञा पत्र में नहीं रहे। राम हमारे आस्था के प्रश्न हैं, थे और रहेंगे। ले वो कह रहे कि ये तो नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे ताला खुलवाने वाले हम थे, ताला हमने खुलवाया और उस पर जो है रोटियां बीजेपी सेक रही है, वो ये कह रहे हैं। ये लोग कहा करते थे कि भाजपा वाले तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई है और सब कुछ हमने तारीख बता दी है, बोल रहे भाई साहब। मंदिर बना है और जो दीपक बाजपेयी जी कह रहे थे
कि माफिया को कांग्रेस कभी गले नहीं लगाती है। अजय राय कौन है पूछिए, बनारस में अजय राय कौन है? ठीक है। देखिए, प्रश्न तो सत्ता पक्ष से ही पूछा जा सकता है। ये बताइए कि ऐसी क्या समस्या आ गई कि सीनियर सिटीजन का कंसेशन ट्रेन में कैंसिल करना पड़ा? और देखिए, हम आम आदमी है तो महंगाई तो देश में है। आप बड़े लोग हो सकते हैं, पैसा बहुत हो सकता है, आपको नहीं लग रही है, आम आदमी को लग रही है। तीसरा लोकल मुद्दा ये है कि योगी जी के आने के बाद बिजली तो आई, उससे पहले बहुत परेशानी थी, ये बात सही है, लेकिन ऐसी कैसी बिजली है कि फ्लक्चुएट करती रहती है। घर के सारी चीजें फूक गई हैं, आपकी बिजली कंट्रोल नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा इसको बताइए। सुनील जी जवाब देती है, उसके बाद भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। अभी सम्मानित भाई साहब ने पूछा कि बिजली तो आई है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रही है। इससे पहले क्या स्थिति समाजवादी पार्टी में? साप्ताहिक बिजली आती थी, आज दिन में आएगी, कल रात में आएगी। क्या क्या सुधार करी थी? देश की स्थिति खराब है, काफी सुधार हुआ है और अब की बहुमत मिलेगा, देखिएगा। पहले तो यादव जी वो कह रहे हैं कि पहले तो आती ही नहीं थी, अब फ्लक्चुएट तो कर रही है कम से कम। मेरे माननीय सम्मानीय जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनकी जानकारी मैं बता दूं और सारी जनता को बता दूं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 12 से 17 के पीरियड में जितने 33 kVA के ट्रांसफार्मर्स और यहां तक कि 6x6 जो सुपर क्रिटिकल जितने भी थर्मोन्यूक्लियर्स लगे हैं, आप अपनी सरकार में एक भी नए इंस्टॉलेशन को बता दें 17 के बाद से, हमारे जाने के बाद से। हमने 2200 मेगावाट को इंस्टॉल किया, जिसके पूरे डिटेल्स हैं। अगर आप लेकिन मैं तो ये सारा स्ट्रक्चर पैरेलल लाइन खड़ा करने का स्ट्रक्चर पूरे 5 साल में लगा, जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं वाजपेयी साहब कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेकर आए, वो कह रहे हैं कि हम बिजली लेकर आए, भले ही फ्लक्चुएट हो रही हो। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा रही इस सीट पर। ऐसा कैसा मोह भंग हो गया जनता का कि वापसी नहीं करा रही है समाजवादी पार्टी, उसके बाद बीजेपी और आप लोग इंतजारी में ही है? मैं लखीमपुर की धरती पर हूँ। लखीमपुरिया भाषा में एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मकान बनाना बहुत कठिन काम होता है। एक आदमी की पूरी जिंदगी गुजर जाती जब वो मकान बना खड़ा कर पाता है। उसकी छत के ऊपर एक अंटिया बना देना और उसके ऊपर एक ऊंचा सा झंडा टांग देना बड़ा आसान होता। मुझे समय दीजिए। इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में, और जब उत्तर प्रदेश संयुक्त हुआ करता था, उत्तराखंड था, जितने भी बिजली के कारखाने, जितने थर्मल पावर सब लगे हैं, किस सरकार में लगे? क्या वो कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए हैं या बीते 10 सालों में बने हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खड़ा करके उसको जनता तक पहुंचाने में और उसको आगे तक पहुंचाने में समय लगता है। और गांव-गांव बिजली के तार जो पहुंचे हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? सबसे ज्यादा काम हमने किया। जरा अजय जी जरा सवाल ही पूछ लेते हैं। और एक सवाल ये रह गया, सुनील जी तैयार रहिएगा। वो कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन, इस सवाल के साथ मैं वापस आपके पास लौटूंगा। जरा सवाल पूछ लेते, थोड़ा सा बोल दीजिए। कोई सवाल क्या है? सवाल मेरा विपक्षी नेताओं से है, जो आज बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं सरकार पे, ये सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनके वादे कागज पे होते थे और हमने जो वादे किए थे उसको सरकार की गारंटी बनाने का काम किया है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा, लोगों को उनसे आशाएं थी। 2019 में लोगों को वादा था और 2024 में मोदी गारंटी बन के आए हैं, जिसका कोई रोक नहीं है। ये बताने का काम करे कि 2019 के इनके मैनिफेस्टो के कितने वादे पूरे हुए हैं? हमारे मैनिफेस्टो के इनके कितने वादे पूरे हुए हैं? आज महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात होती है? मोदी जी इस पे भाषण क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, वो कितने वादे पूरे? मैडम एक प्लीज। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं। मैं ये बता रहे हैं कि इतनी हमारी योजनाएं चली, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं उससे ज्यादा इनके घोटाले हैं। ठीक है, दोनों के लिए सवाल हो गया और मैं वापस आपके पास भी आऊंगा। यादव साहब, सुनील जी से पहले जवाब ले लूं। एक सवाल यहाँ जनता के बीच से आया, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसी बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि नेता वहां पर धुल जाते हैं और ईडी वगैरह जो भी कार्रवाई करती है वो सिर्फ जो है विपक्षी नेताओं पर करती है। सुनील जी जरा जवाब दे दीजिए। जब देश में यूपीए की सरकार थी, उस समय 35 जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी भ्रष्टाचार को लेके। उस पर 30 पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसमें जांच हो रही है। जो उसकी जज में आ रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। और मेरी 10 साल की सरकार में किसी पे एक आरोप नहीं है। यदि कोई आरोप है, कोई प्रूफ आपके पास है, तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, याचिका कर सकते हैं और जांच का आदेश हो जाएगा। यादव जी जवाब दीजिए। यादव जी बहुत छोटा सा, खाली 2 नाम लूंगा।
अजीत पवार साहब 48 घंटे पहले मोदी जी बोल रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, इसे जेल भेजूंगा। जी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर आसाम का, जिसको दुनिया का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री ने कहा था, और वो भाजपा में आके क्लीन हो गए। और मैं एक विकास पर एक जरूर कहूंगा, हमने इस जिले को 3 नहीं 4 शुगर फैक्ट्री दी है। हमने दी है, समाजवादी पार्टी ने। ये एक फैक्ट्री का नाम समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी देना। इधर जाइए, अब वक्त है हिंट का। आखिर लखीमपुर की जनता की हिंट क्या है? अब जरा मुझे सिर्फ ये बताइए फटाफट कि लखीमपुर की जनता आखिर क्या इशारा कर रही है? इस बार का झुकाव किस ओर? आप बिजली के मुद्दे पे जो बात समाजवादी पार्टी के नेताजी कर रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं 33 केवीए का सब स्टेशन 125 करोड़ की लागत से ओयल में बन के खड़ा है 17 के बाद, और गोला के कपराहा में 33 केवीए सब स्टेशन बन के खड़ा है, जिससे बिजली 24 घंटे लखीमपुर में मिलती है। 1 मिनट और समाजवादी पार्टी के हमारे भाई ने कहा है कि इनके नेता साइड लाइन किए जाते हैं, तो साइड लाइन माननीय मुलायम सिंह यादव किए गए थे, बेटा ने साइड लाइन बाप को करके मुख्यमंत्री बना। ठीक है, जबरदस्त है, ठीक है। हिंट बताइए लखीमपुर की जनता की हिंट क्या है? अभी घोटालों की बात हो रही थी। सबसे पहले कांग्रेस के समय में 1952 से घोटाला शुरू हुआ, नेहरू जी के कार्यकाल से। जीप घोटाला सेना में शुरू हुआ, घोटालों की शुरुआत नेहरू जी के कार्यकाल से हुई। और अभी मैं बता दूं, अभी आज ही कल में जो है ईडी ने छापा मारा है, एक झारखंड के मंत्री हैं, उनके नौकर के घर करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। ये घोटालों की भरमार। ठीक है। एक हिंट जरा इधर से बताइए, क्या हिंट है लखीमपुर की जनता की? लखीमपुर की जनता चारों तरफ समझदार है। 2014 में मोदी जी को चुना, 19 में चुना, 22 में 17 में विधानसभा, 22 में विधान, चारों तरफ जो भी दल यहाँ पे खड़े हैं निराशा के भाव से खड़े, सबका साथ सबका विकास के साथ। पहली बात तो हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ये हमारे दिल में बसा हुआ है। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आज रामलला अगर वहाँ विराजमान है तो हमारी मोदी जी की वजह से विराजमान है। पहली बात ठीक है। इधर से भी जरा एक बताइए क्या हिंट है? आपने एक स्टार्टिंग में कहा कि ये चीनी का कटोरा है, ठीक है, लेकिन इनसे पूछिए कि हम लोगों ने 4 मिलें यहाँ दे दी, इन्होंने कितनी तीनों मिल से 16 दिन में हम पेमेंट करा देंगे, जो सत्ता से पहले 16 दिन में करा देंगे पेमेंट। 16 दिन तो छोड़िए, 16 महीनों में पेमेंट नहीं करा पाए। किसान की पेमेंट का मुद्दा है। आज के डॉक्टर की नियुक्ति नहीं बता पाए हैं कि ये कब तक कराएंगे या कब तक होगा। स्वास्थ्य समस्या है, ये भी हिंट है, स्वास्थ्य समस्या है। एक सवाल, आपने लखनऊ से लखीमपुर आए होंगे, जो हमारी सरकार में ओवर ब्रिज बना है, जो देखा होगा हर गांव के पास, क्या ये बदले भावने से वो हमारी सरकार में बना था, वो अधूरा आज पड़ा है, वो कब बनेगा? जरा ये मैं पूछना चाहता हूँ, कब बनेगा? ये भी जरा इधर हिंट बताइए, हिंट लखीमपुर की जनता की हिंट बताइए। मेरा बेटा एसएसबी में था और आज हमको 2019 से मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, अब मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जबकि सारे विधायक मंत्री यहाँ तक जिला अधिकारी से लेकर डीजीपी तक संतुति करके शासन को भेजते हैं और फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे न्याय कौन दिलाएगा? ये न्याय कौन दिलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुद्दे जो हैं, मुद्दे चाहे सुनील जी का यहाँ पर जिक्र है, यादव साहब और मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ जुड़े, और वाजपेयी साहब, और मुद्दे कई हैं, चाहे यहाँ पर महंगाई का मसला हो, चाहे फिर रेलवे का मसला हो, या फिर स्वास्थ्य का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, कानून व्यवस्था को लेकर भी कुछ संतुष्ट नजर आते हैं और कुछ उसे कहते हैं कि बहुत बेहतर हुई है, लेकिन आखिरी जो मोहर है वो जनता लगाएगी, और उसके बाद 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे वो पूरी तरह तस्वीर यहाँ पर साफ करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया इस शानदार जनता के लिए लखीमपुर खीरी की जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी। तो इंडियन पॉलिटिकल न्यूज़ खास कार्यक्रम फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।